कहानी की शुरुआत हुई थी पूरे 249 साल पहले, जब दुनिया शांति और स्थिरता से भरी हुई थी। एक आम दिन था। लोग बाजारों में घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक आपदा सिर पर मंडरा रही है। अचानक आसमान में एक विशाल पोर्टल खुला, जिसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। एक दूसरी दुनिया से आई भयानक और डरावनी मखलूक ने उस पोर्टल से उतरना शुरू किया। ये वही क्रीचर्स थे जिन्हें बाद में डीमंस कहा जाने लगा। जैसे ही वे धरती पर आए, इंसानों पर उनका ब्रूटल हमला शुरू हो गया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वे मानवता पर हमला कर रहे हैं। यहीं से इंसानियत के खिलाफ उनका असली इन्वेजन शुरू हुआ। इस खतरे को देखते हुए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने एक एलीट वॉरियर ग्रुप बनाया, ऑर्थोडॉक्स स्काई डीमन एक्सटर्मिनेशन कोर, और ऐलान किया कि वे इन इन्वेडर्स से भिड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद अनहुई में डीमंस से उनकी टक्कर हुई और वे बुरी तरह हार गए। 1 साल के भीतर सेंट्रल प्लेन्स की आधी आबादी नष्ट हो चुकी थी। तब ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस ने आखिरी कोशिश करते हुए सिचुआन में फाइनल रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। यह आखिरी बैटल आधे महीने से ज्यादा तक लगातार चली, पर हेवी लॉसेस के साथ 90% रेजिस्टेंस आर्मी मारी गई और सेंट्रल प्लेन्स पूरी तरह खत्म हो गया। बचे हुए कुछ लोगों को डीमन वर्ल्ड में गुलाम बना लिया गया। कहानी का मेन कैरेक्टर साबिगांग उन्हीं में से एक था। 5 साल तक कैप्टिविटी, टॉर्चर और क्रूर एक्सपेरिमेंट सहने के बाद उसे रेयर क्लासिफिकेशन में डाला गया, क्योंकि वो जन्म से ही इंटरनल एनर्जी नहीं चला सकता था। इसलिए उस पर और ज्यादा क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक लिविंग वेपन में बदल दिया गया। उसका दिमाग भी पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसे डीमन आर्मी के सबजुगेशन यूनिट में डाल दिया गया। कई दशकों तक वो दूसरे डिमेंशंस पर हमला करता रहा, मैसेकर्स करता गया, मासूमों को मारता गया, खून खराबे में डूबा रहा। 75 साल बाद उसके योगदान को डीमंस ने सम्मान दिया और उसे कमांडर बना दिया। 120 साल बाद वो एक डरावना और हाई रैंकिंग वॉरियर बन चुका था। लेकिन तभी उसे एक गहरा सीक्रेट पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अगले 50 साल उस सीक्रेट पर रिसर्च करते हुए गुजार दिए और फिर 65 साल की तैयारी के बाद उसका प्लान्ड रिबेलियन शुरू हुआ। रिबेलियन शुरू होने के 1 हफ्ते बाद कहानी वर्तमान में पहुंचती है। बैटलफील्ड खून से लथपथ था और वहीं साबिगांग खुद डीमन किंग टैरेंट से आमने सामने टकराया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन उसकी हार में बदल गई। डीमन किंग ने उसे उसका पुराना नाम श्वाइज वॉन ग्रीनटेल लेकर अपमानित किया। साबिगांग को यह नाम सुनकर गुस्सा आ गया। उसने पूरे जोर से चिल्लाकर अपना असली नाम बताया, साबिगांग। डीमन किंग को इंसानों की सोच समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि उसने साबिगांग को बहुत पहले से ऑब्जर्व किया है, जबकि उसकी एबिलिटी और टैलेंट बेहद कमजोर थी, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी सर्वाइवल ऑब्सेशन थी जो उसे खास बनाती थी। टैरेंट पूछता है कि इतने सालों बाद अचानक वो इतनी रेकलेस कोशिश क्यों कर रहा है। साबिगांग जवाब देता है कि उसे कम से कम एक बार खुद लड़ाई का एक्सपीरियंस चाहिए था, ताकि अगली बार जीत पक्की हो। डीमन किंग को उसकी ये सोच इंटरेस्टिंग तो लगती है, मगर उसे इमेच्योर और फूलिश भी मानता है। वो फिर कहता है कि आज साबिगांग का अंत होगा, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मगर साबिगांग, जो बुरी तरह जख्मी था, फिर भी पूरे जोश के साथ चिल्लाता है कि वो आज नहीं मरेगा। अचानक वो एक सुपर ह्यूमन पावर एक्टिवेट करता है। एक तेज चमकदार लाइट पूरे बैटलफील्ड को चीर देती है। डीमन किंग हैरान होकर कहता है कि ये तो टाइम रिग्रेशन है, नोजारॉन, पुराने ईविल मास्टर की अथॉरिटी। वो तब जाकर समझ पाता है कि साबिगांग ने इतने साल तक डिफीट और टॉर्चर क्यों सहा, सिर्फ इस पल के लिए। साबिगांग गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि अगली बार जब वो लौटेगा तो सबको खत्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा। डीमन किंग सार्कास्टिकली मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो पहली बार साबिगांग को एक इंसान के रूप में रिस्पेक्ट करता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन में सब खत्म हो जाता है। सीन कट होता है। अब कहानी लौटती है सेंट्रल प्लेन्स के मुरिम में, ठीक इन्वेजन के 10 साल पहले। ड्रैगन स्प्रिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक भारी लाइटनिंग गिरी थी,
जिससे ट्रेनिंग ग्राउंड की छत टूट गई थी। वर्कर्स मरम्मत कर रहे होते हैं। एक वर्कर सार्कास्टिकली कहता है कि अच्छा हुआ, बस वही बेकार इंस्ट्रक्टर घायल हुआ जो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर पाता। और वो इंस्ट्रक्टर था साबिगांग। चोट बहुत सीरियस नहीं थी, मगर कोई सार्कास्टिकली कह रहा होता है कि काश वो गंभीर रूप से घायल हो गया होता, क्योंकि आज उसका पब्लिक ड्यूअल था, एक तरह से उसका एग्जीक्यूशन। अब सेरेमनी शुरू होती है। असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए ड्यूअल। मुकाबला था साबिगांग और उसका चैलेंजर सन डियोक के बीच, जिसे कहते थे इनविंसिबल डिवाइन स्पीयर। सन डियोक बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि शायद साबिगांग इंजरी का बहाना बनाकर टकराव से बचेगा, लेकिन साबिगांग बिना किसी डर के खड़ा था, काल्म और फोकस्ड। यह देखकर सन डियोक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ड्यूअल शुरू होता है। दोनों को वॉरियर की तरह लड़ने की चेतावनी दी जाती है। सन डियोक फिर से लाइटनिंग इंसिडेंट को मॉक करता है और कहता है कि शायद साबिगांग ने बहाना बनाया होगा। सन डियोक उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि शायद आगे चलकर वो सरेंडर कर दे। साबिगांग को अपने पास्ट के वो दिन याद आते हैं जब सब उसे नीचा दिखाते थे, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर पाता था। वो दिन भी याद आते हैं जब पब्लिक ड्यूअल में ह्यूमिलिएशन के बाद उसकी इंस्ट्रक्टर पोजीशन छीन ली गई थी और उसे नीचे के कामों में डाल दिया गया था। सन डियोक को साबिगांग की बात समझ नहीं आती। वो चिढ़ जाता है, मगर साबिगांग के चेहरे पर वो मुस्कान थी, उस पल के लिए जो वो सालों से चाहता था। सन डियोक अटैक करता है, बुल डीमन स्पीयर आर्ट का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमला बेअसर हो जाता है और सन डियोक शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे अपने अटैक का इंपैक्ट फील नहीं होता। साबिगांग सार्कास्टिक सोचता है कि मूव अच्छा था, लेकिन टारगेट तो हिट होना चाहिए। सन डियोक फिर से गुस्से में अटैक करता है, लेकिन साबिगांग आसानी से डॉज कर देता है। सन डियोक को यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान को वो कमजोर मानता था वो इतना फास्ट कैसे है। सन डियोक इस सब को लक मानता है और फाइनल अटैक की तैयारी करता है। वो चिल्लाता है और फोर्थ फॉर्म एक्टिवेट करता है, उसका सबसे ताकतवर मूव। साबिगांग काल्म रहता है। डिफेंसिव स्टांस में वो रेडी हो जाता है। सन डियोक सार्कास्टिकली हंसता है और कहता है कि ऐसी कमजोर टेक्निक उसकी ताकत को नहीं रोक पाएगी। और तभी साबिगांग एकदम से अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, अपने हाथ में एक ग्लोइंग ऑर्ब बनाता है और उसे फायरबॉल कहकर लॉन्च कर देता है। सन डियोक के चेहरे पर शॉक उभर आता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। फायरबॉल तेज ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड करता है और सन डियोक जमीन पर गिर पड़ता है। सारे स्पेक्टेटर्स स्टन्ड होते हैं। सन डियोक चीखता है, उसके शरीर में आग लगी होती है। ऑफिशियल तुरंत ड्यूअल खत्म घोषित करते हैं और साबिगांग को विजेता बना देते हैं। साबिगांग को फिर से अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं। डीमन रेल्म में बिताए गए साल, जिंदा रहने की लड़ाइयां और ये रियलाइजेशन कि हाई लेवल मैजिक और मार्शल आर्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। सॉनडोग जमीन पर तड़प रहा होता है, मगर साबिगांग हंसते हुए कहता है कि इस मार्शल आर्ट्स को फायरबॉल कहा जाता है। साबिगांग स्टाफ को इशारा करता है कि उसे उठा लें और कैजुअली बोलता है कि मैच अच्छा था। स्पेक्टेटर्स आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि क्या यह सच में मार्शल आर्ट्स था। ऑफिशियल्स भी शॉक्ड और नाराज होते हैं कि यह सब हुआ कैसे। एक ऑफिशियल साबिगांग को बधाई देता है, लेकिन पूछता है कि वो इंटरनल एनर्जी कैसे चला पाया, जबकि सबको पता था कि वो नहीं कर सकता। साबिगांग काल्म हंसी के साथ जवाब देता है कि शायद कुछ दिन पहले उसे कोई अजीब सी जड़ी बूटी मिल गई थी और उसके खाने के बाद उसे इंटरनल एनर्जी चलाने की पावर मिल गई। ऑफिशियल्स इस एक्सप्लेनेशन से नाराज हो जाते हैं। साबिगांग कहता है कि वो माने या ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो चीटिंग नहीं कर रहा था और रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस स्पीयर टेक्निक्स ही यूज करनी होंगी। एक एंग्री ऑफिशियल उसे घूरने लगता है, मगर दूसरा सीनियर उसे रोक देता है और कहता है कि काल्म रहो। अंत में सभी ऑफिशियल्स उस विक्ट्री को स्वीकार कर लेते हैं। तभी साबिगांग सबके सामने खड़ा होकर स्पीयर जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि अब वो ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर की टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है। सीन कट होता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में उसे लेकर विस्पर करने लगते हैं, वही जिसने ड्यूअल जीता था। साबिगांग कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है। अब एकेडमी का एरियल व्यू दिखता है। ये ऑर्थोडॉक्स अलायंस की टॉप मार्शल आर्ट्स एकेडमीज में से एक थी।
स्टूडेंट्स जाने माने क्लैन्स और सेक्ट से आते हैं और इंस्ट्रक्टर्स में असिस्टेंट और ऑफिशियल डिवाइडेड होते हैं। असिस्टेंट बस सिखाने में हेल्प करता है, मगर साबिगांग अब ऑफिशियल बनना चाहता था। वो एक रूम में एंटर करता है जहां उसका इंतजार कर रहे थे जिन बैक, पवेलियन हेड और डॉक्टर। वो पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ, कैसे साबिगांग इंटरनल एनर्जी यूज कर पाया। साबिगांग फिर से कहता है कि बस किस्मत रही होगी। जिन बैक को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे सालों तक ट्रीट किया, कोशिश की, हर तरीका आजमाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें अपनी बेबसी पर शर्म आ रही थी। वो माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि शायद उनकी वजह से साबिगांग ने इतनी नफरत झेली। साबिगांग की आंखें भर आती हैं। उसे वो पल याद आता है जब जिन बैक ने जलते हुए घर से उसको बचाया था, और डीमन इन्वेजन के दिन दुशरों को बचाते हुए वो खुद मारा जाता है। मगर इस टाइमलाइन में साबिगांग ठान चुका है कि इस बार वो जिन बैक को नहीं मरने देगा। वो उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उन पर भरोसा रखें, इस बार सब ठीक होगा। रात में साबिगांग अपने कमरे में बैठा होता है। एक नीली चमक उसके हाथ में आती है। वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन की वजह से उसकी 90% माना खो गई है और अब वो सिर्फ चौथी क्रांति मैजिक चला सकता है। उसे 8वीं क्रांति तक पहुंचने में सदियां लगी थी, मगर अब वो ग्रेटफुल है कि थोड़ा सा पावर बचा है। वो खुद से कहता है कि भले वो उस नरक से लौट आया है, मगर 10 साल बाद फिर से डीमन इन्वेजन होगा, मगर इस बार सब अलग होगा। उसके पास 300 साल की यादें हैं। उसे डीमंस की मैजिक, आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स, सब कुछ पता है। और सबसे जरूरी बात, डीमन किंग को हराना कैसे है, ये भी। तभी डोर नॉक होता है। जिन बैक आता है और बताता है कि वाइस डायरेक्टर चेओन सिमयोंग ने बुलाया है। जिन बैक चिंता जताता है। उसे लगता है कि यह प्रमोशन टेस्ट से जुड़ा है। वो बताता है कि सन डियोक को वाइस डायरेक्टर ने रेकमेंड किया था और शायद वो अभी भी ग्रजेस रखता है। वो पूछता है कि साबिगांग सडनली ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर क्यों बनना चाहता है। साबिगांग मुस्कुराकर जवाब देता है कि यह एकेडमी को सुधारने का पहला कदम है। उसे याद आता है एकेडमी 2 साल पहले तक टॉप 3 में थी, मगर उसके मास्टर अचानक गायब हो गए थे और 2 साल तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। और वो ये भी जानता है कि एकेडमी की डाउनफॉल की वजह सिमयोंग ही है। अब साबिगांग मीटिंग रूम के दरवाजे खोलता है और सामने होता है वाइस डायरेक्टर चेओन सिमयोंग। सिमयोंग पूछता है कि क्या वो प्रमोशन रिक्वेस्ट को लेकर वाकई सीरियस है। साबिगांग कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। साबिगांग की नजरें वाइस डायरेक्टर पर गहराई से टिकी होती हैं। नजरों में एक अडिग संकल्प और एंगर छिपा होता है। तभी उसकी यादें तेजी से उस दिन पर लौट जाती हैं जिस दिन डीमन इन्वेजन ने एकेडमी को लपटों में झोंक दिया था। वो भुला नहीं पाया था कि कैसे हर जगह विशाल दरारें खुल गई थीं और उनसे अजीब से डीमंस निकलने लगे थे जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने निर्दोषों की बेरहमी से हत्या शुरू कर दी थी। यही दिन था जब वो तबाही शुरू हुई, जिसे बाद में डीमन रेस इन्वेजन का नाम दिया गया। उसे वो यंग डिसाइपल्स भी याद आने लगते हैं, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के बच्चे जिन्हें उन भयानक मॉन्स्टर्स ने बेरहमी से मार डाला था। और सबसे ज्यादा उसे वो पल याद आता है जब एक बच्चा हेल्प के लिए इंस्ट्रक्टर को पुकार रहा था, मगर इंस्ट्रक्टर्स सब छोड़कर भाग चुके थे। साबिगांग को साफ याद था कि सिमयोंग वही पहला इंसान था जो इन्वेजन शुरू होते ही भाग गया था। उसे अब भी लगता था कि अगर वो भागा न होता तो शायद एकेडमी का वो भयानक अंजाम टल सकता था। वो चीखते हुए डिसाइपल्स की आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही होती हैं, मगर फिर उसे याद आता है कि वो समय अब भी नहीं आया। वो अब पास्ट में लौट चुका है। फिर भी वो खुद से वादा कर चुका होता है वो वाइस डायरेक्टर का वो दिखावटी चेहरा कभी नहीं भूलेगा। वो एक झूठी मुस्कान के साथ सिमयोंग से पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। वाइस डायरेक्टर काल्म अंदाज में बताता है कि उसे एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर की प्रमोशन के लिए टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट है डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड पर रेड करना। साबिगांग थोड़ा चौंकता है और वो फिर से कंफर्म करता है कि क्या वाइस डायरेक्टर उसी माउंटेन के पीछे के बैंडिट्स की बात कर रहा है, और सिमयोंग जवाब में हां कहता है।
वो बताता है कि ये ग्रुप एक पुराने सेक्रेड माउंटेन पर अपना बेस बनाकर बैठा है और आसपास की आबादी को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। साबिगांग वाइस डायरेक्टर द्वारा साइन किया हुआ पेपर उठाता है, टेस्ट की सारी डिटेल पढ़ता है और बिना कोई भाव बदले काम स्वर में बस कहता है कि सब ठीक है। वो ये भी पूछता है कि इस टेस्ट का मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की जॉब से क्या लेना देना है। सिमयोंग थोड़े गुस्से में बोलता है कि ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तभी वहां खड़ा सीनियर इंस्ट्रक्टर देओंग बोल उठता है। उसका कहना होता है कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स ही एकेडमी की असली ताकत होते हैं। वो बताता है कि उसे और वाइस डायरेक्टर यून ब्योक, संग पिल जी, इन सभी को ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा महान इंस्ट्रक्टर्स माना जाता है। दियोंग बड़े गर्व से बताता है कि उन्होंने ईविल मार्शल लीडर्स और बैंडिट ग्रुप्स को खत्म किया है, लेकिन साबिगांग कोल्ड टोन में उसे इंटररूप करता है और बस पूछता है कि उसे कितना टाइम दिया जा रहा है। वाइस डायरेक्टर बिल्कुल साफ कहता है, 2 हफ्ते का टाइम है। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो प्रमोशन का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साबिगांग एक हल्की ऑलमोस्ट सार्कास्टिक सी मुस्कान के साथ उसी काल्म वॉइस में दोहराता है, 2 हफ्ते? फिर वो रूम से निकलते हुए साफ कह देता है कि वो सिर्फ 3 दिन में लौट आएगा, वाइस डायरेक्टर की डेडलाइन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। यह सुनते ही दियोंग बुरी तरह भड़क जाता है। वो उसे एरोगेंट ब्रैट कहता है, जबकि वाइस डायरेक्टर चुपचाप बस गहराई से सोचता रह जाता है। इंस्ट्रक्टर दियोंग फिर से वाइस डायरेक्टर से पूछता है कि क्या वो सच में उस एरोगेंट आदमी को प्रमोट करने वाला है, मगर सिमयोंग एक शिकारी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है। उसका कहना होता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबिगांग कभी लौट कर नहीं आएगा। उधर साबिगांग हेस्ट स्पेल एक्टिवेट करता है और तेजी से एकेडमी छोड़ देता है। वो जानता है कि वाइस डायरेक्टर क्या खेल खेल रहा है, उसे अच्छी तरह से अंदाजा होता है। अब वो मिशन लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी दौरान दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर दियोंग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता है जब वाइस डायरेक्टर बताता है कि उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर एक गोजोम है, एक ऐसा मार्शल मास्टर जिसे पहले डेड माना जा चुका था। सिमयोंग बताता है कि एक गोजोम, जो पहले ब्लैक पाथ सेक्ट का लीडर था, अपने ही सेक्ट के बिट्रेयल के बाद बच निकला था। उसने सभी गद्दारों को मार डाला था और अब वो एक हंटेड आदमी बन चुका है। दियोंग ये सुनकर शॉक में होता है। वो पूछता है कि वाइस डायरेक्टर को ये सब इन्फो कहां से मिली, मगर वाइस डायरेक्टर बस हंसते हुए कहता है कि अभी ये सब मायने नहीं रखता। वो कहता है कि साबिगांग ने पिछली बार जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो उसकी छुपी हुई ताकत का सिर्फ एक हिस्सा था, मगर अब की बार ये सिर्फ एक ड्यूअल नहीं, एक असली लड़ाई है और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि साबिगांग वापस नहीं लौटेगा। इस बीच साबिगांग अपनी पूरी स्पीड में स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। वो मानता है कि अगर आके गोजोम पहले जितना ही स्ट्रांग हुआ तो उसका करंट चौथे सर्कल मैजिक काफी नहीं होगा, मगर फिर उसे एक सिंपल सॉल्यूशन याद आता है और वो वहां पहुंचकर लेविटेशन स्पेल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है उसे एक एंट्रेंस दिखाई देती है जो बाहर से बस एक नॉर्मल क्लिफ लगती है, मगर उसे छूते ही वो डिटेक्ट करता है वहां माना से बना एक हिडन मैजिकल बैरियर होता है। साबिगांग कॉन्फिडेंट होता है, उसे यकीन होता है कि वो सही जगह पर आया है। फिर वो अंदर बढ़ता है, उस बैरियर के पार, जहां वो देखता है एक रेयर स्पेशल ग्रेड माना स्टोन रखा है। उसे याद आता है कि यही स्टोन्स डीमंस दूसरी डिमेंशंस पर इन्वेड करने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें माना रिस्टोर करना होता था। डीमंस को अभी तक डिमेंशनल ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी वीकनेस फिक्स नहीं हुई थी, जिसमें लिविंग बीइंग्स और ऑब्जेक्ट्स अलग स्पीड से ट्रैवल करते थे। इसलिए उन्होंने फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और मैना स्टोन्स को पहले से ही टारगेट डिमेंशंस में प्लांट कर दिया था। सेंट्रल प्लेन्स के लोग इस स्टोन को बेकार मानते थे, क्योंकि वहां कोई मैना यूज नहीं कर सकता, कम से कम अभी के लिए। मगर साबिगांग जैसे ही स्टोन को छूता है, एक इमेंस एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। पूरी जगह हिल जाती है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। उसकी एनर्जी इतनी भयंकर होती है कि पूरा इलाका थर्रा उठता है। शाम को उस इलाके में एक ग्रुप आता है जो डीमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग होते हैं। उनके साथ होता है उनका लीडर आगगोजोम। एक फॉलोअर कॉशियसली पूछता है कि क्या कोई अनयूजुअल चीज है।
एगोजोम गुस्से में कहता है कि उसे उसकी सेंसेस पर डाउट ना किया जाए और सब जगह अच्छी तरह सर्च किया जाए। तभी वो सब ऊपर से आती क्लैप की आवाज सुनते हैं। साबिगांग एक ऊंचे पत्थर पर आराम से बैठा होता है, मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ। वो बताता है कि उसे पूरी उम्मीद